नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुर्खियों के बाद रुख अब खबरों का करते हैं। जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वागत किया और बजट में की गई लोक लुभावन घोषणाओं के लिए उन्हें शुक्रिया भी अदा किया। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जयपुर के सिविल लाइंस बंगला नंबर 8 पर लोगों ने स्वागत किया। अवसर था बजट में आम लोगों के लिए की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा और यही वजह रही कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों ने सीएम का आभार जताया। किसी के हाथ में राज्य की फोटो थी तो किसी के हाथ में गुलाब। साथ ही उनके सत्कार में किसी ने चुनरी ओढ़ाई तो किसी ने राज्य के सर पर साफा बांधा। इस मौके पर सीएम ने क्षेत्र से आए लोगों का धन्यवाद भी किया। 36 की 36 कौम को एक परिवार के रूप में सब हंसते हुए खुशी जताते हुए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इससे ज्यादा मैं और क्या आपसे मांग सकता हूं? ऐसा राजस्थान मिल गया ना, तो मैं आपको कह रही हूँ गारंटी से कि 5 साल में राजस्थान ऐसा ऊंचा चला जाएगा। ऐसे लोग मिल जाए जो दोनों के ऊपर विश्वास करें, ऐसे लोग मिल जाए जो एक दूसरे की पीठ को बचाएं, ऐसे लोग मिल जाएं जो प्यार में अपनी कोई कमी न छोड़े, तो फिर राजस्थान तो कहां से कहां पहुंच जाए। सीएम राजे जोधपुर के शेरगढ़ से आए लोगों से मिलने के बाद भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से भी मिले। इस दौरान सीएम के साथ राजस्थान की संस्कृति राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा भी मौजूद रही। भले ही ये कार्यक्रम सीएम राज्य के सम्मान का था, लेकिन इस कार्यक्रम को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सौरभ ग्रस्ती, ईटीवी न्यूज, जयपुर। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थानों में चुने हुए अपने प्रतिनिधियों को ताकीद करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में संगठन के पदाधिकारी कल से निकायों और पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों को बीजेपी मुख्यालय में तलब किया है। शहरी निकाय में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद, पंचायती राज क्षेत्रों को लेकर भी बन रही रणनीति, आम जन को राहत देने पर कवायद तेज। बीजेपी मुख्यालय पर आगामी 2 दिन तक होंगी बैठकें। शहरी निकायों के बीजेपी के सभापतियों अध्यक्षों को बुलाया जयपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश देंगे टिप्स। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सिखाएंगे जीत के गुर। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बताएंगे विजय के मंत्र। प्रदेश बीजेपी ने फिर से आगामी विधानसभा और लोकसभा में फतह करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। संगठन के साथ चुने हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को जयपुर बुलाकर उन्हें टिप्स देने जा रही है, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की समस्याओं का निदान हो सके। इसको लेकर पहले बीजेपी की प्रदेश मीडिया की बैठक हुई, फिर बीजेपी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष महामंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी संगठन से उनकी समस्याओं को जाना गया, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। इन सारे मोर्चों का काम इस समय संगठन को इतना मजबूत करना है हर दृष्टि से, ताकि आने वाले 18 और 19 के चुनाव में इन मोर्चों की आज जो भूमिका है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ और प्रभावी भूमिका हम बना सकें। बीजेपी ने नीचे से ऊपर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 15 मार्च को सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों को जयपुर बुलाया है, जिनकी संख्या लगभग 125 बताई जा रही है। वहीं 16 मार्च को बीजेपी के जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधानों को बुलाया गया है, जो कि 185 से ज्यादा है। इन बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सीधा संवाद करेंगे। इन बैठकों के पीछे सीधा संगठन का अर्थ एक ही है कि जो पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कल नगर परिषद के सभापति और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को बुलाया गया है,
इसके पीछे पार्टी का उद्देश्य यही है कि इन जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना जाए और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का निराकरण त्वरित हो, इसके लिए उनको मार्गदर्शन यहाँ से मिलेगा। बीजेपी की इन बैठकों का बस एक मकसद है, योजनाबद्ध तरीके से जनता की समस्याओं का अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से त्वरित निवारण किया जाए, साथ ही विपक्ष को भी माकूल जवाब मिल सके। अभी हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खोया और उसी जनाधार को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहले निकायों और फिर पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को जयपुर तलब किया गया है, ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके, साथ ही उनको ये बताया जा सके कि कार्यकर्ताओं के साथ में आम जन की समस्याओं का निस्तारण समय रहते करे, ताकि जब वोट डालने की बारी आए तो मतदाता बेहिचक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सके। कैमरामैन यासीन के साथ सुधीर शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं इस खबर पर। सुधीर, पूरी तरह से बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। उपचुनाव में खोई प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल करने के लिए अब क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इलेक्शन पूरी तरह से बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है और इसी साल के अंत में इलेक्शन होने हैं राजस्थान विधानसभा के। लिहाजा बीजेपी हर एक कड़ी को मजबूत करना चाह रही है और वो कड़ी भी ऐसी कि वो मजबूती से आए। जब आम जन जब वोट करने जाए, मतदाता मतदान करने जाए, उस दौरान उसका जो ईवीएम का बटन है वो कमल के निशान कोई दबे, यानी भाजपा कोई वोट जाए। तो इस तरह की पूरी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले प्रदेश में बजट पेश हुआ। बजट के बाद में अब मोर्चों को, निकायों के अध्यक्षों को, सभापतियों को, तमाम इन ऐसे पदाधिकारी जो सीधे जनता से जुड़ाव रखते हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, समस्याओं का निराकरण प्रदेश कार्यालय से दिया जा रहा है कि इस समस्या का अमुक निस्तारण होगा। इसी तरह से मंत्री समूह का भी गठन किया गया है, जिसमें जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा उस राजनीतिक घटनाक्रम के त्वरित एक्शन क्या हो सकता है उसका माकूल जवाब सत्ता और संगठन मिलकर देंगे। यानी यूं कहें कि हर एक मोर्चा, जो भी राजनीतिक क्षेत्र का मोर्चा है, उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर भी है और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश भी 3 दिन के दौरे पर जयपुर में जो मीटिंग लेंगे और टिप्स देंगे जीत के कि आगे किस तरह से बीजेपी को जीत दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री से लेके पूरे संगठन, अशोक प्रणामी और राष्ट्रीय नेतृत्व तक के पूरे इस कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, ताकि दिसंबर में चुनावी जीत बीजेपी को हासिल हो सके। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर। तो आपको बता दें, जहां पर पूरी तरह से बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है और इसको लेकर जहां एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है, वहीं पंचायती राज और निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी बीजेपी मुख्यालय में तलब किया गया। और अब पीएचक्यू से बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर डीजीपी का आदेश यहां पर आया है। सभी जिला एसपी, आईजी को आदेश दिए गए हैं। सेंटर्स पर पुलिस अधिकारी नजर रखें। एसओजी की तरह जिला पुलिस भी ऑपरेशन करे। जानकारी मिलने पर आला अधिकारियों को जानकारी दें। राजस्थान पुलिस की साख का सवाल है, ईमानदार मेहनती लोग पुलिस में आने चाहिए। तो पुलिस हेडक्वार्टर से ये बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर डीजीपी ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कहा गया, सभी जिला एसपी, आईजी को आदेश देते हुए कहा गया, सेंटर्स पर पुलिस अधिकारी नजर बनाए रखें। एसओजी की तरह जिला पुलिस भी ऑपरेशन करे। जानकारी मिलने पर आला अधिकारियों को जानकारी दी जाए। राजस्थान पुलिस की साख का सवाल है, ईमानदार मेहनती लोग पुलिस में आने चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस हेडक्वार्टर से जहां कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिला एसपी, आईजी को ये निर्देशित किया है कि सेंटर्स पर पुलिस अधिकारी नजर रखें। एसओजी की तरह जिला पुलिस भी ऑपरेशन करे। जानकारी मिलने पर आला अधिकारियों को जानकारी दी जाए। राजस्थान पुलिस की साख का सवाल है, ईमानदार मेहनती लोग ही पुलिस में आने चाहिए। तो दिनों दिन जिस तरह से नकल के मामले इन परीक्षाओं को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, उस पर नकेल कसने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए
ये कदम, ये आदेश पीएचक्यू की ओर से जारी किए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, एसओजी के साथ ही पीएचक्यू भी अब नकल पर नकेल कसने के लिए तैयार है। क्या कुछ आदेश जारी किए गए पीएचक्यू की ओर से? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर अभी तक जितना इस मामले को समझा जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा ये मामला गंभीर है। संभवतः देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर को हैक करके और मुन्ना भाई जो सरकारी कर्मचारी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस की सतर्कता से ये पूरा जो स्कैंडल है पहली बार देश में पकड़ा गया है। और इस पूरे स्कैंडल को पकड़ने वाले जो पहले अधिकारी थे वो थे आईजी राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के जो संजीव नारजरी जी। संजीव नारजरी जी खुद हमारे साथ में हैं क्योंकि मामला बेहद जो है गंभीर है और पूरे देश की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक बहुत सवालिया निशान इस पर लग रहा था। तो संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय में मीटिंग बुला करके जो तमाम पुलिस अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पूरे स्कैंडल के सामने आने के बाद, नारजरी साहब किस तरीके से इस पूरे स्कैंडल को आपने एक्सपोज किया और किस तरीके से अब नकेल कसने के प्रयास किए जा रहे हैं? परीक्षा होने से बहुत पहले से ही हम परीक्षा को कैसा अच्छी तरह से करानी है इसके बारे में सभी वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात की है और इन्हीं की दिशा निर्देश में हमने ये सब किया है। हम लगातार सभी अधिकारियों से संपर्क में थे और हमारे पास जितनी भी सूचना है ये सारे सूचना को हम संकलित करके जो भी स्पेशलाइज एजेंसी है जैसे एसओजी है, आईबी है और दूसरे एजेंसी को हम देते रहे और उसी का मतलब उनको पीछा करने के यही नतीजा है कि ये बड़ा जो गैंग जो कभी किसी भी जगह में पर्दाफाश नहीं हुआ था ये इनको राजस्थान पुलिस और एसओजी ने पर्दाफाश किया है। आगे किस तरीके से दिशा निर्देश राजस्थान पुलिस ने तमाम जो एसपीज हैं, जो परीक्षा केंद्र हैं, उन पर इस गिरोह की धरपकड़, इस गिरोह से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं? हम इसको काफी सीरियसली ले रहे हैं। आज सुबह 10 बजे डीजीपी महोदय ने इसके लिए जिन जिन जिलों में ये परीक्षा हो रहा है, 10 जिलों में परीक्षा हो रहा है, इनकी एसपीएस को बुलाए हैं, जयपुर के कमिश्नर साहब को बुलाए हैं। इसमें एडीजी मुख्यालय, एडीजी एसओजी और अन्य सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहे। उसमें काफ़ी डिटेल में डीजीपी साहब ने निर्देश दिए कि इन सभी जो बदमाश है जहाँ से भी खबर आते हैं इनके ऊपर नज़र रखें। अरे सारे किसी भी खबर को हम इसको मतलब जांच पड़ताल किए बिना इसको जाने नहीं दे और ये सारे चीज़ सभी इसको सीरियसली ले। तो इसी हिसाब से मीटिंग लिया है और मैं समझता हूँ सबको हमने अलर्ट कर दिया है और मैं समझता हूँ परीक्षा बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे और जितने भी बदमाश है जो भी हमारे पास खबर है इस खबर को हम बहुत अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं, उनको जितना करना चाहिए हम कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है 45 दिन का एक शेड्यूल है और अभी तो शुरुआती दौर है। आगे इस परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किस तरीके से जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रयास किए गए? हमने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया, इनके मीटिंग लिया है। जो परीक्षा कराने वाले एजेंसी है शुरू में थोड़ा सा इनकी टेक्निकल खामियां पाई गई है, इसको एसओजी द्वारा दौरान तफ्तीश की बदमाश लोग कैसे कैसे कर रहे हैं इनको भी बता दिया। तो परीक्षा कराने वाले एजेंसी भी अपने खामियां दूर कर रहे हैं और जो भी बदमाशी कर रहे हैं इनके ऊपर हमारी पूरी निगाहें हैं, उसमें हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं सबको कि परीक्षा बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए जो संजीव के नारजरी जी हैं बहुत गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। पूरी राजस्थान पुलिस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, परीक्षा केंद्रों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एसओजी आईजी दिनेश एमएन, एडीजी उमेश मिश्रा, खुद पुलिस जो महानिदेशक हैं ओपी गहलोत्रा जी, वो पूरे मामले को संवेदनशील तरीके से देख रहे हैं। अब जो है इस मामले में एसओजी और राजस्थान पुलिस मिलकर के पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा इसमें कर सकते हैं क्योंकि पहली बार संभवतः देश में ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसमें कंप्यूटर को हाईटेक करके प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पास करवाया जा रहा है। मुन्ना भाई जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय इस मामले में बेहद गंभीरता से कार्य कर रहा है और बहुत जल्द बहुत
बड़े खुलासे होने वाले हैं। बिल्कुल, और अब नकलचियों को सतर्क रहने की जरूरत, क्योंकि खुद राजस्थान पुलिस की निगाहें उन पर लगातार बनी रहेगी। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने एक बार फिर किसानों से वार्ता की। किसानों ने पुरानी वार्ता की प्रगति पर असंतोष जताया, वहीं कई नई रियासतों की मांग भी कर डाली। बैठक में किसानों ने राज्य सरकार के पेश किसान सहायता के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने वीसीआर में माफी, नए खरीद केंद्र खोलने, पोल राशि माफ करने, किसानों को बिजली बिल जमा करने में राहत देने सहित कई तरह की फौरी राहत की मांग की। विद्युत भवन में हुई इस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तबादलों की अर्जियां आनी शुरू हो गई है। विभाग की मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि काफी समय से अर्जियां आ रही थी, लेकिन तबादलों को लेकर कोई तय नीति नहीं बनी थी। हालांकि अब पुलिस समेत कुछ विभागों में 3 साल से एक जगह लगे कर्मचारियों के तबादले किए जाने का नियम है। इसका ख्याल उच्च शिक्षा विभाग में भी रखा जाएगा। प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत नहीं, आवेदन तो कंटिन्यूस आ ही रहे थे हमारे पास, और ट्रांसफर्स के आवेदन जो हैं उनको हम लोग अब उसको पूरा कंसिडर करेंगे, देखते हैं उसमें, और इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा कि जहां जो पद है उस पद के विरुद्ध ही लगाया जाए। पूर्व में इस तरीके का भी हुआ कि पद नहीं होते हुए भी लेक्चरर्स को वहां पर लगा दिया जाता था। काले डरा इसमें एक एग्जाम्पल था, जहाँ मैंने खुद ने इंस्पेक्शन किया था तो वहाँ मैंने पाया था कि 80 पद के अगेंस्ट में 100 लोगों को लगाया था। तो इसको निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरर्स जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और स्टूडेंट्स को उनका फ़ायदा मिल सके। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। हमारे साथ बात करने के लिए देवनानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या मुलाकात हुई। देवनानी साहब, आपकी कई मंत्रियों से आज दिन में मुलाकात हुई है, किन प्रमुख विषयों पर किन किन मंत्रियों से बातचीत हुई है? इसमें हमारे मेछाडी मंत्री माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर से बातचीत हुई, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान में जो कुछ हम नवाचार कर रहे हैं, कुछ आगामी वर्ष के लिए हमने निर्णय किए हैं, उससे उनको अवगत कराया। जो विशेष रूप से 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में हमने QR कोड लागू करने का निर्णय किया, इसकी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि हम CBSE और NCERT की पुस्तकों में भी इस प्रकार लागू करने का विचार कर रहे हैं। उससे बालक को रेफरेंस सामग्री तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, रमसा और SSA को जो एकीकृत करने का निर्णय करने जा रहे हैं, उसमें सुझाव आया कि अब यहाँ पर हम इसको तुरंत एकीकृत करके, ताकि इस बार की जो PAB की मीटिंग्स हैं वो जल्दी होकर के राज्यों को राशि का आवंटन हो जाए, और उसके माध्यम से इस बार B.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स सब जगह शुरू हो, इस प्रकार का प्रस्ताव है। और उसके साथ प्राइमरी एजुकेशन के साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी जोड़ने का उन्होंने करें, और नए B.Ed कॉलेजों को इस वर्ष के लिए अनुमति न देने का उन्होंने निर्णय किया। साथ में ये भी निर्णय की जानकारी दी कि हम STC और बाकी भी जो टीचर्स ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं, इस 19-20 के लिए किसी नए इंस्टीट्यूट को हम परमिशन इस बार नहीं देंगे। 4.5 लाख शिक्षक हैं, उनके जहन में भी तैर रहा है कि तबादलों से बैन हट गया है, और बहुत से शिक्षक इस उम्मीद में है कि अब वो अपनी मनचाही जगह पर जा सकेंगे, क्योंकि 2 साल पहले जिस तरीके से शिक्षकों को लगाया गया एक जगह से दूसरी जगह पर, डिस्टेंस काफी था। तो कब तक वो उम्मीद करें कि तबादलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा? हमने किसी भी शिक्षक को अपनी इच्छा से कहीं नहीं लगाया। जो प्रमोशंस किए, नई नियुक्तियां की, उसको काउंसलिंग सिस्टम से लगाया, और साथ में बाकी शिक्षकों को भी जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसमें हर एक से 33 जिलों का हमने ऑप्शंस लेकर के और कंप्यूटर से मेरिट के अनुसार उनको जिले अलॉटमेंट हुआ है, जिले के अंदर काउंसलिंग की है। इसीलिए जो पुराने शिक्षक हैं उनका पिछले कई वर्षों से निश्चित रूप से ट्रांसफर नहीं हुए, उनके बारे में चूँकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ये परीक्षाओं समाप्त होने के बाद हम इसको प्रारंभ करेंगे, और उसमें निश्चित रूप से कोई भी निर्णय करते समय हम शिक्षा का और शिक्षक का दोनों का हित देखते हुए निर्णय करेंगे। जहां शिक्षा का हित है, साथ में शिक्षा का भी हित है, क्यों सभी जिलों में सही संख्या में हर स्कूल में टीचर पहुंचे, यह भी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए दोनों के बातों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय करने जा रहे हैं।
ये थे देवरानी साहब, जो शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी के लिए आज कई मंत्रियों से मिले, कई जगह मुलाकात हुई, CSR का पैसा शिक्षा पर खर्च करने की बात हुई। सहयोगी गौरव सक्सेना के साथ अभिषेक आढ़ा, ETV न्यूज, नई दिल्ली। दारा सिंह एनकाउंटर केस के फैसले ने एक बार फिर से प्रदेश की सियासत को हवा दे दी है। बीजेपी इस फैसले को आधार बनाकर कांग्रेस पर प्रहार करने में लग गई है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता का फायदा लेने का आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सियासत के एनकाउंटर। प्रदेश में एनकाउंटर्स पर गरमाती रही है सियासत। बीजेपी राज में 3 बड़े एनकाउंटर, तीनों पर सियासत। बीजेपी राज में हुए एनकाउंटर पर लंबे समय तक सियासत होती रही है। इसी कड़ी में दारा सिंह एनकाउंटर को कांग्रेस ने फर्जी बताते हुए जांच की मांग की। दरअसल कांग्रेस जब 2008 में सत्ता में आई तो 2 बार इस एनकाउंटर की CBI जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से इसकी CBI जांच हुई। राजेंद्र राठौर को इसके आरोप में जेल भी जाना पड़ा। राठौर की CBI गिरफ्तारी के समय पूरी बीजेपी उनके साथ आई। बीजेपी ने उस समय कांग्रेस पर CBI का दुरुपयोग करने के आरोप तक लगाए और अब दारा सिंह एनकाउंटर के सभी आरोपी बरी होने के बाद फिर भाजपा ने आरोप दोहराए। न्यायिक फैसले के बारे में किसी प्रकार की विवेचना मैं करूं उचित नहीं, परंतु इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि तत्कालीन सरकारों ने एक बड़ी एजेंसी का इस्तेमाल करके राजनीतिक प्रतिशोध का जो बदला लिया था वो उस बात सामने आ गई। सारे आरोपी बरी हो गए। मैं तो चूंकि सेशन कोर्ट से पहले से आरोप मुक्त था, इसलिए इस न्यायिक निर्णय में मेरा कोई लेना देना नहीं है, परंतु इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि दारा सिंह इनकाउंटर सही था। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जानबूझकर साजिश करके तत्कालीन सरकारों में बैठे आला लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था, जो षड्यंत्र साफ हो गया। पुलिस का मनोबल बढ़ेगा इससे और एक अच्छा संदेश जाएगा। गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में भी खूब सियासत हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया पर आरोप लगे। SP दिनेश रेमन लंबे समय तक इसके आरोप में जेल में रहे। बीजेपी नेताओं को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में आरोपी बनाए जाने पर भाजपा ने CBI के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। हालांकि कटारिया बरी हो चुके हैं। IPS दिनेश रेमन और अन्य आरोपी जमानत पर छूट चुके हैं। पिछले साल जून में हुए आनंदपाल एनकाउंटर पर भी कांग्रेस ने फर्जी होने के आरोप लगाए हैं। आनंदपाल एनकाउंटर की CBI जांच जारी है। अब कांग्रेस CBI के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। कौन किस एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये जनता जानती है। कोर्ट्स के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मौजूदा सरकार प्रदेश और देश भर में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसका दुरुपयोग करके लोगों को डराने का, धमकाने का, अपने साथ जोड़ने का कोई उसमें कसर छोड़ रही है। और बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार की जो जैसी एजेंसी है उसका दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन नेताओं की आवाज़ दबाने की बीजेपी कोशिश कर सकती है, लेकिन जनता की आवाज़ वो नहीं दबा सकती। जनता अपना निर्णय कई बार दे चुके राजस्थान में, और जैसा मैंने कहा 6 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। प्रदेश में जिन एनकाउंटर्स पर सियासत गरमाई वे तीनों बीजेपी राज में हुए। फिलहाल 2 मामलों में कोर्ट में आरोप साबित होने से कांग्रेस बैकफुट पर जरूर है। हालांकि आनंदपाल एनकाउंटर को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। उपचुनाव में भी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण की सफल कोशिश भी की और ये सियासत अब भी जारी है, जिसकी गूंज आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जमकर गूंजेगी। गोवर्धन चौधरी, ETV न्यूज, जयपुर। सुकमा हमले में शहीद होने वाले अलवर के जाबाज लक्ष्मण का आज उनके पैतृक गांव सुंदरबाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद लक्ष्मण की अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे जमकर लगाए गए। अंतिम संस्कार से पहले जवान को सलामी भी दी गई। शहीद लक्ष्मण को उनके 6 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी कि देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। अलवर के जांबाज जवान लक्ष्मण की शहादत को ETV भी सलाम कर रहा है।
मौत भी जिंदगी की इबारत लिखती है, जीने का मकसद बताती है। आज अलवर में ऐसा ही हुआ। अलवर के लाल को सलामी देने के लिए जमाना सड़कों पर उतर गया। से लड़ाई बड़ा होकर दुश्मनों को खत्म करूंगा। भारत माता की जय। संवेदनाओं को झकझोरती यह आवाज उस मासूम की है जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके पिता लक्ष्मण सिंह सुकमा में शहीद हो गए। पिता की पार्थिव देह घर पहुंची तो जमाना अलवर के इस लाल को सलामी देने सड़कों पर उतर आया। नम आंखों और रुंधे गले से लोग अपने लाडले को आखिरी विदाई देने निकल पड़े। जिसे जहां जगह मिली वही शहीद की एक झलक पाने के लिए खड़ा हो गया। पूरा गांव जब अपने लाडले के निधन का शोक मना रहा था, तभी शहीद के 6 साल का बेटा दुनिया को अपने पिता की अमरता का पाठ पढ़ा रहा था। दुश्मनों से लड़ाई बड़ा होकर दुश्मनों को खत्म करूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मासूम की जुबान से एक शहीद का सपना, अलवर के लाल की जिद बार बार बाहर आ रही थी। सरोकार सच्चा हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। ये तो 6 साल का बच्चा ठहरा। बाप की रगों में दौड़ने वाले वतन परस्ती बेटे की तोतली जुबान से बाहर आ गई। दुश्मनों से लड़ाई बड़ा होकर दुश्मनों को खत्म करूंगा। छह साल के कुणाल के गले से निकले बोल ऐलान करते हैं कि देश दुनिया के नक्शे पर उकेरी गई एक लकीर भर नहीं है। ये संवेदनाओं का पुंज है, भावनाओं का महाद्वीप है जो सपनों में धड़कता है, भावनाओं में आकार प्राप्त करता है और मकसद के लिए जान कुर्बान कर देता है। सतवीर सिंह के साथ राजेंद्र शर्मा, ETV न्यूज अलवर। जयपुर नगर निगम के कमिश्नर के फरमान पर अब सवाल उठ रहे हैं। 4 दीवारी इलाके में सशर्त बेसमेंट निर्माण की स्वीकृति के आदेशों पर अब जानकारों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि साधारण सभा की बैठक से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात ही बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये निर्देश जारी किए कि अगर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए अगर वो अंडरग्राउंड करना चाहता है तो उसको हम अलाउ करेंगे, सो दैट कि वहाँ पर पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। जयपुर नगर निगम के कमिश्नर रवि जैन का पिछले दिनों जारी किया नया फरमान अब विवादों में आ गया है। शहर की 4 दीवारी इलाके में पार्किंग के बहाने बेसमेंट निर्माण की सशर्त अनुमति देने के आदेश पर अब निगम के जानकारों ने सवाल उठा दिए हैं। निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और नियम उपनियम समिति के पूर्व चेयरमैन मनीष पारिक का कहना है कि अधिकारी अपने स्तर पर ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते। तो जो बाइलाज में है, जो 4 दीवारी के अंदरूनी इलाकों में बेसमेंट की इजाज़त नहीं है अगर, तो निश्चित तौर पर जो बिल्डिंग बाइलाज है उनके इतर आप आदेश जारी नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर जो साधारण सभा में प्रस्ताव पास किया जाए, नियम उपनियम में परिवर्तन किया जाए और उससे राज्य सरकार की परमिशन ले ली जाए तभी ये परिवर्तन संभव है। जानकार तो सवाल उठा ही रहे हैं। इससे पहले आम जनता भी इस आदेश को लेकर सवाल उठा चुकी है, क्योंकि जनता को लगता है कि पार्किंग की आड़ में बनाए गए बेसमेंट में भविष्य में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने लगेंगी। जयपुर से ETV न्यूज के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कोर्ट के
आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा और दौसा टीम ने रूपवास थाना और रॉयल्टी विभाग के कार्यालय पर छापा मारा। टीम ने थाना अधिकारी मुकेश कुमार के आवास की तलाशी ली, साथ ही अवैध वसूली से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला भी। वहीं दूसरी टीम ने रॉयल्टी विभाग के कार्यालय कार्रवाई की तो कई अधिकारी ऑफिस से भाग खड़े हुए और जब विभाग का कोई भी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंचा तो टीम ने विभाग के कार्यालय को ही सील कर दिया। बता दें कि अवैध खनन की वसूली की शिकायत पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। ये सब जो माननीय जो न्यायालय है उन्होंने वारंट जारी किया था, सर्च वारंट, तो उनके सर्च वारंट की तामील कराने के लिए जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने उन परिसरों की सर्च की है और सर्च में जो भी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य जो अवैध वसूली और अवैध इनकम का पैसा जो भी मिला है उस सब संबंध में रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को पेश की जाएगी और ये सब अनुसंधान का हिस्सा है। सीबीआई जोधपुर की टीम ने आज हनुमानगढ़ जिले के भादरा में लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही सीबीआई में शिकायतें दर्ज करवाने संबंधी जानकारियां भी दी। इस दौरान सीबीआई टीम ने सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों संबंधी शिकायतें ही सुनी और राज्य सरकार से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं इस दौरान सीबीआई के पास राज्य सरकार से जुड़ी शिकायतें ही ज्यादा पहुंची। आज भादरा में सुनवाई के बाद सीबीआई टीम कल हनुमानगढ़ जंक्शन में भी नागरिकों की शिकायतें सुनेगी। आगे बढ़ते हैं। फर्जी अंक तालिकाओं के आधार पर डाक सहायकों की नौकरी हासिल करने वाले 5 युवकों को आज श्रीगंगानगर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जवाहर नगर थाना अधिकारी ने बताया कि साल 2006 अगस्त में डाक सहायकों के 54 पदों के लिए निकली भर्ती में जब दस्तावेजों की जांच की तो उसमें 54 में से 41 अभ्यर्थियों के अंक तालिका फर्जी पाई गई थी। अगस्त 2016 में पोस्टल डिपार्टमेंट गंगानगर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके यहाँ पर फर्जी अंक तालिकाएं हासिल करके जो डाक सहायक की भर्ती थी उसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश करे। उस मामले में अनुसंधान लगातार जारी था। अनुसंधान के पश्चात इस मामले में जो नामजद 41 अभियुक्त थे उन 41 अभियुक्तों में से अनुसंधान पूर्ण किया जाकर सर्वप्रथम 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज की गई है। इनसे गिरफ्तार किया जाएगा, अनुसंधान किया जा रहा है और जो दस्तावेज हैं दस्तावेज के संबंध में अनुसंधान किया जाकर उनकी चयन और अग्रिम कड़ी की तफ्तीश आगे की जाएगी। पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी इन दिनों भक्तों से सरोबार है क्योंकि लक्खी मेले का आगाज हो गया है। 15 दिन तक चलने वाले मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी लक्खी मेले का आगाज हो गया। झूमते गाते भक्त माता की एक झलक पाने के लिए मीलों का सफर तय कर करौली पहुंच रहे हैं। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश भर के 50 लाख भक्त माता के दर पर आ सकते हैं। माँ ऐसी बुलाती रहे, बस यही इच्छा है हमारी, तो ऐसी दर्शन देती रहे। हमें भी 30-35 साल हो गए आते हुए। घर परिवार सुखी रहे, काम धंधा ठीक चले, मैया सबका यही करती है। हमें तो करीब 35-40 साल हो गई, 40-45 साल। बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों का परिवार हंसी खुशी चल रहा है, व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है। वहीं मेले में जब भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है तो जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। मेले की सुरक्षा का जिम्मा 1250 पुलिसकर्मियों पर है। वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही भक्तों की सुविधाओं के लिए खान पान से लेकर ठहरने की खास व्यवस्था भी है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये आती है कि वहाँ पर जो साफ सफाई है, पेयजल है, शौचालय हैं, आने जाने की, ट्रैफिक की, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा की सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाएं हैं, इन सब को नोटिस किया गया है। इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदागिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। करौली से ईटीवी न्यूज के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।